Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav's leadership and concerted action has been prominent and has given momentum to the mission of Vikasit Bharat, aiming to build a self-reliant, tech-driven and inclusive India. Sir, we look forward to your welcome address. भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मेरे साथी श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों, साथियों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के प्रमुख 51 भाषणों का संकलन हिंदी और अंग्रेजी में लोकार्पित करने जा रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी आशाओं की उड़ान इस नाम से विंग्स टू आवर होप्स इस शीर्षक की इन पुस्तकों का कुछ ही देर में लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मैं आपका ध्यान राष्ट्रपति महोदया के जीवन के कुछ प्रेरणादायक बातों पर केंद्रित करना चाहता हूँ। 3 दिन पहले 20 जून को अपने जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रपति महोदया दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के एक संस्थान देहरादून में गई थी। वहाँ दृष्टि दिव्यांग बच्चों की एक मधुर संगीत प्रस्तुति पर वे भाव विभोर हो गई। जीवन में इतनी सरलता, उनकी संवेदनशीलता और देशवासियों के प्रति उनके सेवा भाव, ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी उनका जीवन का भाव है, जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। राष्ट्रपति महोदया का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले ऊपरबेड़ा गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, फिर 280 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर गई आगे की शिक्षा के लिए। अपने गांव से निकलने वाली पहली बालिका बनी जो कॉलेज जा पाई। बचपन में गांव के बरगद के नीचे अपने पिताजी से संथाली लोक साहित्य की कई कहानियां राष्ट्रपति महोदया जी के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली रही। इसका प्रभाव उनके सार्वजनिक जीवन में बार बार दिखाई देता है। किस तरह से जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए कई प्रयास किए, पहले उड़ीसा सरकार में, फिर झारखंड के राज्यपाल के हिसाब से और अभी राष्ट्रपति जी के हिसाब से। कई उनके राष्ट्रपति महोदया के कई ऐसे प्रयास हैं जो हमारे जीवन में, आदिवासी जीवन में बहुत बड़ा एक उनका योगदान है। राष्ट्रपति जी ने जब राष्ट्र को अपने पहले संबोधन में, जब अपना पहला संबोधन किया था, तो एक प्रसिद्ध उड़िया भाषा के कवि है भीमो भोई, उनकी 2 पंक्तियाँ उन्होंने रखी थी, मैं वो वहाँ पे दोहराना चाहूँगा। उड़ीसा में है, उड़ीसा में इसको अगर उड़िया भाषा में पढ़ें, मोह जीवन पछे नर के पड़ी थाओ जगत उद्धार हो। इसका मीनिंग है कि चाहे स्वयं का जीवन बलिदान कर दें, लेकिन राष्ट्र का उद्धार हो। इस भावना से राष्ट्रपति महोदय ने हमेशा अपने जीवन को जिया है और विश्व कल्याण की इसी भावना को वो आज भी हम सबके सामने एक उदाहरण के तौर पर रखती हैं। राष्ट्रपति महोदया के ये भाषण समकालीन राष्ट्रीय विषयों को भारत के प्रथम नागरिक के दृष्टिकोण से समझने का एक माध्यम है। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रपति महोदया के लोक कल्याणकारी विचारों से परिचित कराएंगी। मैं इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति महोदया को नमन करता हूँ, हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आपने समय दिया, पधारे, और हमारे साथी डॉक्टर मुरुगन जी और उपस्थित सभी साथियों का अभिनंदन और आभार करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। भाषणों का संकलन अपने समय का ही प्रतिबिंब होता है। पद ग्रहण करने के पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपनी सरलता, विवेक और विद्वत्ता से उन्होंने जनमानस का स्नेह अर्जित किया है। आशाओं की उड़ान और विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 इन शीर्षक से हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों में माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के दूसरे वर्ष
यानी अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के दौरान दिए गए 51 प्रमुख भाषण संग्रहित हैं, जो दर्शाती है माननीय राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता। उनके व्यक्त भाषणों में विचारों का प्रवाह है, स्नेह का सिंचन है और राष्ट्र को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प है। आइए हम माननीय रक्षा मंत्री से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इन पुस्तकों का लोकार्पण करें। विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2, आशाओं की उड़ान खंड 2, माननीय राष्ट्रपति जी पुस्तकों का लोकार्पण। Now we move on to the release of the e-books. रिमोट के बटन से ई-बुक्स का लोकार्पण करेंगे माननीय मंत्री। आशाओं की उड़ान खंड 2, Wings to Our Hope Volume 2. These are available on Amazon, Kindle, Google Play and Publication Division website. अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री जी को कि अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। मंत्रिमंडल के मेरे मित्र श्री अश्विनी वैष्णव जी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डॉक्टर यल मुरुगन जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, श्री प्रभात, एडिशनल सेक्रेटरी, एंड श्री भूपेंद्र कैंथोला, प्रिंसिपल डीजी पब्लिकेशन डिवीजन, और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, मीडिया के मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति महोदया की विचार गंगा को आपके समक्ष रखने का मुझे भगीरथ मौका मिला है। आज राष्ट्रपति जी की जो पुस्तक आशाओं की उड़ान, विंग्स ऑफ होप्स का जो विमोचन हुआ है, जैसा बताया गया आपको, उनके 51 भाषणों का यह संकलन है, जो उन्होंने समय समय पर राष्ट्र के नाम संदेश से लेकर विश्वविद्यालयों के दीक्षांत भाषण, नवाचार, देश के विकास में नारी शक्ति का योगदान, हमारी सांस्कृतिक विरासत और समानता की भावना पर दिए हैं। मैंने पुस्तक को सधी नज़र से देखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि इस पुस्तक में संकलित सभी लेख 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। यानी विकसित भारत साध्य है और यह किताब उसका साधन है। पुस्तक के सभी लेख हमारी गौरवशाली विरासत को संरक्षित करते हुए प्रगतिशील विचारों के साथ विकसित भारत को गढ़ने के औजार बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने हमारे देश की विविधता के महत्व को जाना है, समझा है, वंचितों की व्यथा को पहचाना है। इसलिए आशाओं की उड़ान समानता की भावना का भी यह उद्घोष करती है। साथियों, अपनी सार्वजनिक व्यस्तताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राष्ट्रपति जी ने ज्ञान और विचार का यह गुलदस्ता किताब के रूप में तैयार किया है। यह किताब पाठकों की मानवीय संवेदनाओं के साथ ज्ञान की भी यह वृद्धि करती है। राष्ट्रपति जी, जैसा आप सबको जानकारी है कि मूलतः वह शिक्षक रही हैं। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि राष्ट्र निर्माण में वे शिक्षिका की भूमिका आज भी निभा रही हैं। किताब में उनकी प्रखर मेधा हर कहीं दिखाई देती है। उनका शिक्षक इस पुस्तक में ज्ञान की मसाल लेकर आगे आगे चलता है और पढ़ने वाला समझता है कि शिक्षा, नवाचार, राष्ट्रीय गौरव, वैश्विक संबंध, महिला सशक्तिकरण और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अनजान हैं।
मैं भी शिक्षक रहा हूँ, इसलिए एक शिक्षक के नाते हमें इस बात के लिए मैं सदैव सजग भी रहता हूँ कि हम अपने भाषणों में भावी पीढ़ी के लिए कुछ वैचारिक खुराक अवश्य रखें, क्योंकि किसी भी देश के भविष्य की नींव शिक्षक ही रखता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसी के हाथ से गढ़ी जाती हैं। इसीलिए कबीर ने कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देने से भी गुरु मिलता है तो इससे सस्ता कोई सौदा नहीं है। यह महत्व है हमारी परंपरा में शिक्षक का और उस शिक्षक के ज्ञान का। सृष्टि की सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है, और साथियों आप सभी जानते हैं ज्ञान है तो ही जीवन है। राजनीति हो या समाज, सभ्यता हो या संप्रदाय, अध्यात्म हो या ललित साहित्य, व्यवस्थित ज्ञान का स्रोत पुस्तकें ही हुआ करती हैं। साथियों इस पुस्तक में संकलित भाषणों में भारत के धरती की खुशबू है और देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान भी है। आशाओं की उड़ान, यह इस पुस्तक का सार्थक नाम तो है ही, साथ ही हमारे देशवासियों के मनोभाव का भी वर्णन है। मित्रों, मैं इस पुस्तक में देख रहा था कि राष्ट्रपति महोदया के भाषणों में सभ्यता से लेकर संस्कृति तक, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान से लेकर भविष्य तक और धर्म से लेकर विज्ञान तक, कला से लेकर साहित्य तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर विषय को, हर क्षेत्र को समाहित किया गया है। यह समावेशिता सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि भारत के चरित्र को भी दिखाती है। साथियों, आज जब यहाँ राष्ट्रपति महोदया के भाषणों के संकलन का विमोचन हो रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पीचेज, भाषण केवल शब्दों का संग्रह भर नहीं होते, वे एक युग की गवाही होते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट ऑफ विद डेस्टिनी बोलते हैं तो ये मार्टिन लूथर किंग की आई हैव ए ड्रीम बोलते हैं, तो वे केवल कुछ शब्द नहीं बोल रहे होते बल्कि संघर्ष, आशा और भविष्य का नक्शा खींच रहे होते हैं। हमने दुनिया भर में देखा है कि कई बार स्पीचेज से आंदोलन भी जन्म लेते हैं, नीतियां बनती हैं, जनमत भी तैयार होता है, और स्पीचेज न केवल वर्तमान का चित्रण करती हैं बल्कि भविष्य के लिए विचारों का बीजारोपण भी करती हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि जब स्पीचेज को संग्रहित कर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाता है तो वे एक युग की बौद्धिक धरोहर बन जाती हैं। वे न केवल स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं बल्कि पॉलिसी मेकिंग, एकेडमिक रिसर्च के लिए यूजफुल होने के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स के लिए वह मार्गदर्शक भी होती हैं। मित्रों, जब राष्ट्रपति जी जैसे बड़े व्यक्तित्व कोई स्पीच डिलीवर करते हैं तो उस स्पीच का महत्व स्वाभाविक रूप से और अधिक बढ़ जाता है। हमारे यहाँ तो वैसे भी राष्ट्रपति जी कोई राजनीतिक वक्ता नहीं होते बल्कि संविधान, नैतिकता और राष्ट्रीय चेतना के वे प्रतीक होते हैं। उनकी वाणी में व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा बोलती है। मित्रों, इसलिए उनके द्वारा कही गई बातें तो और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी महाजनों एन गतः सपंथा कहा गया है, यानी जिस मार्ग पर महापुरुष चलते हैं वही पथ सभी के लिए अनुकरणीय हो जाता है। और राष्ट्रपति जी ऐसी व्यक्तित्व द्वारा दिए गए स्पीचेस के संदर्भ में तो यह कथन और भी अधिक स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक हो जाता है। जब राष्ट्रपति जी कुछ कहती हैं तो वे केवल राय नहीं देती, वे एक पथ का निर्माण करती हैं। उनकी वाणी से मूल्य, विचार और दिशा निकलती है। इसलिए मैं समझता हूँ यह पुस्तक अपने आप में एक लैंडमार्क स्टेप है जिससे आने वाली पीढ़ियाँ सीख सकती हैं, समझ सकती हैं और प्रेरणा भी प्राप्त कर सकती हैं। मित्रों, हमारा देश
वाचिक परंपरा का देश रहा है। विद्यार्जन के लिए श्रुति पर निर्भरता लंबे समय तक रही है। सुनकर लोग अपना ज्ञानवर्धन करते थे, लेकिन महत्व की चीजों को गौरवचंद से वृक्ष की छालों और पत्तों पर लिखकर उसे संग्रहित किया जाता रहा। इसी तरह ज्ञान की श्रेष्ठ परंपरा आज तक हमारे पास प्रवाहित होती है। और यह अकारण नहीं था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का वह संग्रहित 90 लाख किताबों के साथ जला दिया था, क्योंकि किसी देश की संस्कृत की महान परंपरा को अगर ध्वस्त करना हो तो महल और ईंट पत्थरों को नहीं, उसकी ज्ञान और विद्या की परंपरा को, आस्था को ध्वस्त करना होता है। हालांकि भारत की विशाल सांस्कृतिक परंपरा इतनी व्यापक है कि नालंदा के बलिदान के बाद भी हम आगे बढ़े और अपने ज्ञान को, विद्या को पीढ़ियों में संजोकर आज भविष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। इसलिए सांस्कृतिक समृद्धि के लिए किताबों के लिहाज से समृद्ध होना यह आवश्यक भी है। गीता का यह एक श्लोक है, यद यदाचरित श्रेष्ठत देवेतरो जनः स सत्य प्रमाणम कुरते लोकस्तद लुवर्तते। यानी श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं और जिन बातों को प्रतिपादित करते हैं, प्रमाणित करते हैं, लोग यानी आमजन उसी को उदाहरण और उचित मानकर उसे स्वाभाविक रूप से अंगीकृत भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी की यह किताब भी लोक जनमानस के लिए ज्ञान की मिसाल बनेगी। साथियों, पुस्तक ज्ञान का पिटारा होती है। इसको लिखने के लिए भी एक सूझ, समझ, अध्ययन, अनुभव और अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसलिए पुस्तक लिखने वाले लोग श्रेष्ठ माने गए हैं। हम जब दुनिया के तमाम धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं की ओर देखते हैं, उसके मूल में, उसके जड़ में हमें किताबें ही मिलती हैं। किताबों में कही गई बातों को लोग अपनाते हैं। कोई वेद और पुराण से सीखता है, तो कोई बाइबल और कुरान को अपनाता है, तो कहीं तो ग्रंथ ही गुरु है। महामहिम राष्ट्रपति जी की यह किताब भी विकसित भारत का एक कर्म ग्रंथ बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, इस संकलन के 51 लेखों में 10 लेख विश्वविद्यालयों में हुए दीक्षांत भाषण हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दीक्षांत विद्या अध्ययन के गुरुकुल में विद्यार्थियों का आखिरी संस्कार होता है और दीक्षांत का दूसरा नाम समावर्तन भी होता है। समावर्तन का मतलब है वापस लौटना। विद्यार्थी दीक्षांत के जरिए वापस लौट नया जीवन अपना प्रारंभ करता है। दीक्षांत भाषण के बाद तैत्तिरीय संहिता में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य द्वारा दीक्षांत का उल्लेख मिलता है। और साथियों, आचार्य विद्यार्थी को भावी जीवन का उपदेश देते हैं। दुनिया का पहला दीक्षांत भाषण नैमिषारण्य में हुआ था, ऋषि शौनक के गुरुकुल में हुआ था। और ऋषि शौनक का पहला गुरुकुल था जिसमें तब 10,000 छात्र थे। और दीक्षांत भाषण से सबसे पवित्र और जरूरी सूत्र भावी पीढ़ी को मिलता है। और इस लिहाज से राष्ट्रपति जी के लेख ऋषि परंपरा के लेख माने जाने चाहिए। 19वीं शताब्दी में एक जर्मन दार्शनिक और कथाकार हुए जिनका नाम था फ्रांज काफ्का। इनका कहना था कि अगर कोई किताब हम पढ़ते हैं वह हमारी खोपड़ी पर पड़ने वाले हथौड़े की चोट की तरह नहीं जगाती है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। किताब को उस कुल्हाड़ी की तरह होना चाहिए जो दिमाग के अंदर जमी अज्ञान की चादर को तोड़ सके। तो मित्रों, आप इस किताब को पढ़िए। किताब आपके दिमाग की वैचारिक जड़ता को तोड़ेगी, आपको एक दृष्टि देगी जिसमें राष्ट्रपति महोदया के जीवन, अनुभव, अध्ययन और सूझ का पोषण निहित होगा। साथियों, मैंने हर बार यह देखा है कि कुछ महत्वपूर्ण विचार राष्ट्रीय महोदया के संबोधन में कई बार आते हैं।
जैसे विरासत के साथ विकास हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। नैतिकता हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का आधार स्तंभ है। निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना सब में और विशेषकर जनसेवकों और अधिकारियों में अवश्य होनी चाहिए। देश के जस्टिस सिस्टम तथा एडमिनिस्ट्रेशन को जन सामान्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। विकास के सभी डायमेंशंस में इनोवेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए। आधुनिक विश्व व्यवस्था को बेहतर बनाने में भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा रेखांकित की गई ये सारी प्रायोरिटीज, सारी प्राथमिकताएं हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। साथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदय से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि वीमेन लेड डेवलपमेंट, जिसकी बात प्रायः हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, वीमेन लेड डेवलपमेंट का सबसे उदाहरण भारत आज विश्व में प्रस्तुत कर रहा है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को राष्ट्रीय महोदया सुशोभित कर रहे हैं। हमारे संविधान में यह बात उल्लिखित है, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज of the Union shall be vested in the President। अपने सर्वोच्च कमांडर के नेतृत्व में हाल ही में हमारे देश की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की है और इस ऑपरेशन के सभी उद्देश्यों को हासिल किया है और आतंकियों के मन में भय का संचार करने में भी कामयाबी हासिल की है। साथियों, इस पुस्तक में संकलित प्रमुख भाषणों के जरिए मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि राष्ट्रपति महोदया ने एनडीए की नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड के अवसर पर आर्म्ड फोर्सेस के युवा अधिकारियों को अपने संबोधन से इंस्पायर किया, प्रेरित किया। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया और अपने विचारों से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोर की टीम का मार्गदर्शन भी किया है। वे थल सेना, वायुसेना और नौसेना में सेवारत अधिकारियों और जवानों को भी समय समय पर प्रोत्साहित करती ही रहती हैं। साथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा सार्वजनिक जीवन में रहते हुए समाज के पिछड़े वंचित वर्गों के लिए जिस तरह से काम किए गए उसका जिक्र समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। हम सब ने भी देखा है कि राष्ट्रपति भवन में आने के बाद भी राष्ट्रीय महोदया वंचित वर्गों के लोगों को निरंतर राष्ट्रपति भवन में सम्मान सहित आमंत्रित कर रही हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श भी करती रही हैं। साथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदया की सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय समुदाय के प्रति उनकी एम्पैथी तथा साहित्यिक सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति निष्ठा की आधारशिला उनके निजी अनुभवों की जमीन में है। सबको शिक्षा सुलभ हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अवसर प्राप्त हों, इन सब के लिए उन्होंने अपने ही जीवन के द्वारा एक प्रेरक उदाहरण भी समय समय पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की अपनी यात्रा से हमारे देश के संविधान के महान आदर्शों को यथार्थ रूप भी दिया है। उनके जीवन में साहस, परिश्रम, जनसेवा और आध्यात्मिकता के आदर्श भी दिखाई देते हैं और इन्हीं जीवन मूल्यों के रिवर्बरेशंस उनके भाषणों में सुने और पढ़े भी जा सकते हैं। साथियों, 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उद्बोधन दिया था तो उस दौरान मैंने उनका संबोधन सुना था और जब मैंने इस पुस्तक में वह देखा तो स्वाभाविक रूप से मेरी स्मृतियां फिर से तरोताजा हो गई। और उस संबोधन में राष्ट्रपति जी ने एक स्थान पर महात्मा गांधी जी के कथन का उल्लेख किया था, जिसमें बापू ने यह कहा था, जिसने केवल अधिकारों को चाहा है ऐसी भी कोई भी प्रजा कभी भी उन्नति नहीं कर सकती है। केवल वही प्रजा उन्नति कर सकती है
जिसने कर्तव्यों का धार्मिक रूप से पालन किया हो। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी के मुख से निकला बापू का यह कथन अपने आप में हम सभी भारतवासियों को कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने के लिए अपने में पर्याप्त है। कर्तव्यों का पालन धार्मिक तरीके से ही होना चाहिए। यहाँ धर्म से मेरा मतलब किसी समुदाय से नहीं है, बल्कि धर्म से मेरा आशय उस आत्मिक, सामुदायिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है जो किसी भी व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा देता है। कोई भी धर्म रहित नहीं है। पिता होना एक धर्म है, पुत्र होना एक धर्म है, देश का नागरिक होना यह भी एक धर्म है, मंत्री होना भी एक धर्म है। इसलिए हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि हमें जो कर्तव्य मिले हैं उनका हम पूरी ईमानदारी से, धार्मिक तरीके से पालन करें। साथियों, राष्ट्रपति महोदया के संबोधन के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जो कि प्रेरक है, ज्ञानवर्धक है, दिशा सूचक है और साथ ही साथ वह संवेदनापूर्ण भी है। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि उनके प्रमुख भाषणों का यह खंड अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वे इसे पढ़ें और माननीय राष्ट्रपति महोदया के सद्विचारों से वे लाभान्वित हों। साथियों, जीवन नहीं रहेगा तब भी किताबें रहेंगी। पुस्तक अमरत्व की देवी है। व्यक्ति रहता है, चला जाता है, लेकिन किताबें रहती हैं। किताब बताती है कि हमसे पहले कौन था, क्या किया, क्या दिया। इसलिए मैं इस किताब में भविष्य के भारत का इस किताब को मैं भविष्य के भारत का एक दस्तावेज मानता हूँ। आशाओं की उड़ान भावी पीढ़ी के निर्माण में मार्गदर्शक किताब बने, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए मैं प्रकाशन विभाग और उसके संपादकों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, यह किताब भविष्य के विकसित भारत का सूत्रधार बनेगी। फिर से दोहराना चाहता हूँ, यह किताब भविष्य के विकसित भारत का सूत्रधार बनेगी। देश और समाज इस किताब के लेखों की रोशनी में 2047 के भारत में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस भूमिका को भी तय करें। इस कामना के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय की इस विचारोत्तेजक पुस्तक की के लिए फिर से अभिनंदन राष्ट्रपति महोदय का करता हूँ। वह ऐसे ही ज्ञान की सहज धारा बहाती रहें और हम सब उसका अवगाहन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत माननीय मंत्री, आपके शब्द, आपके विचार हमेशा प्रेरणा, आनंद और ज्ञान का संचार करते हैं। बहुत धन्यवाद, आभार। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ के अब धन्यवाद प्रस्ताव की ओर बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री प्रभात जी, अपर सचिव सूचना एवं प्रसारण को। नमस्कार। आज माननीय राष्ट्रपति जी के प्रमुख भाषणों पर केंद्रित पुस्तकों के लोकार्पण कार्यक्रम से में पधारने के लिए मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने और मुख्य वक्ता की भूमिका का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अनेक व्यस्तताओं के बीच इस कार्यक्रम के लिए हम समय निकाला और अपने ओजस्वी संबोधन से हम सबका उत्साहवर्धन किया। महोदय, हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई और हमारा मान भी बढ़ गया है। इसके लिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आपका विशेष आभारी हूँ। माननीय सूचना और प्रसारण, रेल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का समर्थन सदैव हमारे साथ रहा है। हमारे कार्यों में आपका विश्वास हमारी प्रेरणा शक्ति है। आपके प्रेरक मार्गदर्शन और हर परिस्थिति में मिलने वाले आपके समर्थन के लिए महोदय हम हृदय से आपके आभारी हैं। मैं माननीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी के प्रति भी अपना विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिनका निर्देशन हमें निरंतर अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण
और जनोपयोगी बनाने में मदद करता है। हमारे बीच आज यहाँ अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से ऊर्जा का नव संचार करने के लिए मैं आप सभी के लिए हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यह कार्यक्रम आज जिस स्वरूप में संपन्न हुआ है वह हमारे लिए हार्दिक संतुष्टि और विशेष गर्व का विषय है। इसके लिए मैं प्रकाशन विभाग के प्रिंसिपल डीजी श्री कैंथोला जी और उनके पूरी टीम तथा कार्यक्रम से जुड़े सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी अधिकारियों को उनके योगदान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के परिश्रम और प्रयासों से ही यह आयोजन संभव हो सका है। यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों से आए पत्रकारों और छायाकारों के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके कारण यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। मैं राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा और प्रशासन कार्यों से जुड़े समस्त अधिकारीगण और उनके सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी सुचारू व्यवस्थाओं और सहयोग से यह कार्यक्रम इस तरह से संभव हो पाया। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।